नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फूड यानी कि भोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भोजन। भोजन है क्या? तो मानव शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन, खनिज लवण, वसा एवं विभिन्न विटामिनों की आवश्यकता होती है। और इनकी जो पूर्ति है वो भोजन के रूप में लिए गए खाद्य पदार्थों के पाचन के द्वारा होती है। सभी जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें खनिज लवण पाए जाते हैं यानी कि मिनरल्स, कुछ में विटामिन पाए जाते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। आगे हम लोग इन पर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन सबके जो कार्य हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले भोजन के कार्य। तो भोजन के जो कार्य हैं, उनमें जो भोजन है वो शरीर के जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो है वो शरीर की वृद्धि, शरीर के निर्माण तथा शरीर की टूट फूट की मरम्मत में भी भाग लेता है, इसके लिए आवश्यक है। भोजन शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों जो है उनसे रक्षा भी करता है। भोजन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा शरीर को स्वस्थ भी रखता है। अब अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर को कितने जो है प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो हमें 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य को जो है वो 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अगर पूछे कि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि 9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य को 6 तरह के पोषक तत्व जो है वो अपने भोजन में चाहिए होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका क्या प्रमुख कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं यानी कि एनर्जी प्रदान करते हैं। तो बॉडी को जो एनर्जी है वो कहां से मिलती है? बॉडी को जो एनर्जी है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर होता है। ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च एवं ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, ग्लूकोज यानी कि शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। तो एक प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे मीठी जो शर्करा है वो होती है फ्रक्टोज, जो कि किसमें पाई जाती है? जो कि फलों में पाई जाती है। जो हल्का कार्य करने वाले पुरुष हैं उनको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और जो महिलाएं हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष हैं उनको प्रतिदिन 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो महिलाएं हैं उनको 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष हैं उनको 3600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 3000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो अगला पोषक तत्व हमें चाहिए होता है भोजन से वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के क्या प्रमुख कार्य हैं, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, उन पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है प्रोटीन। याद रखेंगे, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? प्रोटीन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी समुचित वृद्धि के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए किस तत्व का होना सबसे आवश्यक है? तो याद रखेंगे प्रोटीन। शरीर का जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ठीक है। मांसपेशियां, त्वचा, नाखून तथा बाल, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। इन सब का निर्माण प्रोटीन से ही होता है और इन सब में प्रोटीन पाया भी जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन तत्व होते हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है वो शरीर में उत्पन्न होने वाले पाचक रसों, एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि शरीर में जो उत्पन्न होने वाले जो पाचक रस हैं, जो कि पाचन क्रिया में सहायक हैं, जितने भी आपके एंजाइम हैं या फिर जो भी आपके हार्मोन्स हैं,
तो उनके निर्माण में जो प्रोटीन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन की इकाई को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो याद रखेंगे जो प्रोटीन की इकाई है उसे अमीनो एसिड कहा जाता है, और प्रोटीन का जो निर्माण है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर होता है। ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन किस शाकाहारी भोजन में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस शाकाहारी भोजन में पाया जाता है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक प्रोटीन जो है ये पाया जाता है सोयाबीन में। कितना पाया जाता है, 43%। 43% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है सोयाबीन में, याद रखेंगे। ठीक है। और दाल भी जो है वो प्रोटीन का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है मसूर की दाल में। वैसे तो सभी दालों में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक जो प्रोटीन की मात्रा है वो किस दाल में पाई जाती है, तो याद रखेंगे मसूर की दाल में। आगे देखते हैं वसा। वसा यानी कि फैट। तो वसा के द्वारा भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा के द्वारा भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट का जो सेवन है वो कम मात्रा में कर रहा है, या फिर किसी दिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत है, बॉडी को तो ऊर्जा की जरूरत है। तो उस कंडीशन में बॉडी को ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो शरीर में जो एकत्रित वसा है, शरीर में जमा हुई जो वसा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगी, और उसके द्वारा शरीर को उस कंडीशन में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर शरीर को वसा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। वसा जो है वो शरीर की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखेंगे कि शरीर की मांसपेशियों को शक्ति कौन प्रदान करती है, वसा। वसा यानी कि जो फैट है वो त्वचा के नीचे एकत्रित होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। तो शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, उसको नियंत्रित रखने का जो कार्य है वो वसा के द्वारा ही होता है, ये भी याद रखेंगे। अगर वसा की कमी हो जाए, अगर वसा की कमी हो जाए तो त्वचा रूखी हो जाएगी, और अगर वसा की अधिकता हो जाए तो शरीर स्थूल यानी कि शरीर जो है वो भारी हो जाएगा। याद रखेंगे वसा की कमी से क्या होता है, त्वचा रूखी हो जाती है, और वसा की अगर अधिकता हो जाए तो शरीर क्या हो जाता है, शरीर स्थूल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। तो खनिज लवण का हमारे शरीर के लिए जो है वो क्या महत्वपूर्ण कार्य है, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखो जो खनिज लवण है यानी कि मिनरल्स, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। हमारे शरीर में लगभग 24 तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ठीक है ना। तो ये सभी खनिज तत्व हैं। सोडियम, ये भी खनिज तत्व है, याद रखेंगे। तो खनिज लवण जो है वो शरीर की हड्डियों को, शरीर के दांतों को जो है वो मजबूती प्रदान करते हैं। प्रमुख अगर हम लोग खनिज लवणों की बात करें तो सबसे जो प्रमुख खनिज लवण जिनका हम लोग बार बार नाम लेते हैं वो है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया। तो ये भी सभी खनिज लवणों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन अगर प्रमुख खनिज लवणों की बात करें तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन। तो हमारे शरीर में विटामिन का क्या प्रमुख कार्य है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे विटामिन की जो खोज है वो की थी फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी, याद रखेंगे विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। और विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, जो और दूसरा है आपका जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा यानी कि फैट में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, तो वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी आपके वो विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। के, ई, डी, ए, इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हो। ठीक है, के, डी, ई और ए, ये सभी वो विटामिन है, ये सभी वो विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। आया समझ में। अगर आपसे पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन जो रासायनिक नाम है, विटामिनों के जो रासायनिक नाम है वो एग्जाम में जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम क्या है। तो अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है,
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे विटामिन ई का नाम रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो विटामिन ई और विटामिन के ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी ई और के, फिर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो याद रखेंगे रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी की अगर कमी हो जाए, वैसे तो विटामिन बी वन की कमी से होता है, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे विटामिन बी की कमी से पढ़ लेते हैं। विटामिन बी वन से लेकर विटामिन बी 12 तक अलग अलग विटामिन हैं, तो आने वाले सेशंस में हम लोग उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून वगैरह आना। तो विटामिन सी की अगर कमी होगी तो उससे स्कर्वी हो जाएगा। अगर हम लोग इनके स्रोत की बात करें, अगर हम लोग इनके स्रोत की बात करें तो आपको पता होगा जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूखा रोग। और विटामिन डी जो है ये प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। ध्यान रखेंगे, विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ई, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग है, विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग है वो है जनन शक्ति का कम होना। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? जनन शक्ति का कम होना। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के से कौन सा रोग हो जाता है? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त का थक्का ना जमना। वैसे अगर किसी के चोट लगती है तो नॉर्मली 2 से लेके 5 मिनट के बीच में उसके रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन अगर किसी के विटामिन के की कमी हो गई है तो उसका जो रक्त का थक्का है वो इससे अधिक समय जो है लगेगा उसको जमने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल। जल भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो पोषक तत्व है। मनुष्य के शरीर को मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल भी महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के शरीर का जो 70% भाग है वो जल के द्वारा नियंत्रित होता है, जल के द्वारा निर्मित है। याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर का जो 70% भाग है वो किसके द्वारा निर्मित है? वो जल के द्वारा निर्मित है। जल पसीने एवं वाष्पन के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो वसा है वो भी शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में सहायक होती है। और उसके अलावा वसा के अलावा जो जल है, तो जल भी पसीने और वाष्पन के माध्यम के द्वारा जो शरीर का ताप है उसको नियंत्रित करता है। तो दोनों ही सही आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ रोगों पे बात कर लेते हैं, जो मनुष्य में होने वाले जो प्रमुख रोग हैं। तो उनको हम लोगों ने 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। कुछ जो है वो परजीवी के द्वारा होने वाले रोग, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। परजीवी को हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं इंग्लिश में। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु को हम लोग बोलते हैं वायरस, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। फंगस यानी कि कवक के द्वारा होने वाले रोग, फफूंद के द्वारा होने वाले रोग। और आनुवांशिक रोग यानी कि आपके जो जेनेटिक्स रोग हैं वो। तो एक एक करके हम लोग इन पे डिस्कस करेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले परजीवी के द्वारा होने वाले रोग। तो जो परजीवी के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं उनमें एक है आपका मलेरिया और दूसरा है आपका पायरिया। ये 2 रोग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो कि परजीवी के द्वारा होते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो मैंने अभी आपको बताया कि जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की अगर आपसे पूछें खोज किसने की थी, तो वही की थी ल्यूवेनहॉक ने। याद रखेंगे, बैक्टीरिया की खोज जो है वो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो टेटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया या फिर कुष्ठ रोग, ये सभी जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं।
इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या फिर कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो आप याद रखोगे टाइफाइड जो है ये दूषित जल पीने से होता है। टाइफाइड किससे होता है? दूषित जल पीने से होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि टिटनेस का जो असर है वो बॉडी के किस पार्ट पे होता है। तो याद रखोगे टिटनेस का जो असर है वो बॉडी के तंत्रिका तंत्र पर होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम पर होता है। और टिटनेस की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? तो टिटनेस की जो अंतिम अवस्था है वो कहलाती है लॉ जॉक। जबड़े जो है वो लॉक हो जाते हैं, तो ये टिटनेस की अंतिम अवस्था भी कहलाती है। इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी टीबी को तपेदिक लिख के आता है हिंदी में, तपेदिक या फिर क्षय रोग, तो ये सब एक ही है, याद रखेंगे। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों में से है। ठीक है, तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सभी जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब देखते हैं कि विषाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो अगर आपसे पूछें कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विषाणु की जो खोज है वो की गई थी इवान वोस्की के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? इवान वोस्की के द्वारा की गई थी। अब जो विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं या फिर जो वायरस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं, आइए उन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, चेचक, खसरा, ट्रैकोमा, रेबीज या फिर हेपेटाइटिस, ये सभी वायरस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। अगर हम लोग ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा का अर्थ होता है आंख लाल होना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रैकोमा बोलते हैं। तो ये सभी जो रोग हैं ये होते हैं विषाणुओं के द्वारा। इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगस, फंगस के द्वारा होने वाले रोग यानी कि फफूंद के द्वारा होने वाले रोग। तो इनमें जो रोग प्रमुख हैं वो हैं गंजापन, दांत यानी कि रिंगवॉर्म, खुजली और एथलीट फुट। ये सभी वो रोग हैं जो कि फंगस के द्वारा होते हैं। एथलीट फुट जो होता है, तो इसमें जो पैर हैं वो एकदम बिल्कुल फट जैसे जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में पैर फटते हैं ना, उस तरीके से एथलीट फुट में भी पैर फट जाते हैं। और ये हमेशा पूरे वर्ष भर ऐसा ही रहता है। वो तो जाड़ों में होता है लेकिन ये पूरे वर्ष रहता है। ठीक है, तो उसको एथलीट फुट कहा जाता है। तो ये फंगस के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं गंजापन, दांत, खुजली और एथलीट फुट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आनुवांशिक रोग पे। आनुवांशिक रोग उन रोगों को कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो कभी कभी इसीलिए आनुवांशिक रोगों को रोग ना कह के यानी कि डिजीज ना कह के डिसऑर्डर भी कह दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका वर्णांधता। सबसे पहले जो है वो कौन सी है? वर्णांधता। वर्णांधता का अर्थ होता है कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता का अर्थ क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। अब आपको पता होगा कि अगर हम लोग प्राइमरी कलर की बात करें, अगर हम लोग प्राइमरी कलर की बात करें तो प्राइमरी कलर जो है वो होते हैं तीन, आर, जी और बी। आर से होता है रेड, जी से होता है ग्रीन और बी से होता है ब्लू। तो यही तीन जो है प्राइमरी कलर होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सेकेंडरी कलर होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर ही बाकी रंगों का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्णांधता या फिर जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें क्या होता है, तो जो ये तीन प्राइमरी कलर हैं जिनसे मिलकर बाकी रंगों का निर्माण होता है, तो इसमें ग्रीन और रेड, ये दो कलर पहचानने में दिक्कत होती है उस व्यक्ति को जिसको वर्णांधता की समस्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस की जिसको प्रॉब्लम होती है। तो रेड और ग्रीन से बनी हुई जो भी चीजें हैं ये उसको थोड़ा सा दिक्कत करेंगे समझने में, बाकी उसको ब्लू जो है वो एकदम साफ दिखता है, याद रखेंगे। तो इसीलिए वर्णांधता को एक डिसऑर्डर कहा गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो लोग लोको पायलट होते हैं तो उसमें चेक किया जाता है कि कहीं पे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि अगर सिग्नल पहचानने में दिक्कत होगी तो बड़ा दिक्कत हो सकती है जो ट्रेन में पैसेंजर्स हैं उनको। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, बहुत जगह पर ये चेक किया जाता है जॉब करने से पहले, जॉब देने से पहले, कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। हर जगह नहीं होता। हाँ, जहां पर आंखों का यूज ज्यादा होता है या फिर जहां पर कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आप कलर ना पहचान पाए तो वहां पे कोई खतरा हो सकता है आपको या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जरूर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो रोग है वो है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को राजयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया को राजयोग भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई। ठीक है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि इसमें जो रक्त का थक्का है उसको जमने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि रक्त का जो थक्का है वो जमने में लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है किसी साधारण मनुष्य में, लेकिन जिसके हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है तो उसका रक्त का थक्का जमने में कभी कभी 24 घंटे तक का भी समय लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखो, जैसे ही शरीर में चोट लगती है तो तुरंत ही खून बाहर आता है, खून बहने लगता है। तो शरीर खून के अंदर क्यों नहीं जमता? भाई ये क्वेश्चन ये बनता है ना कि शरीर
खून के अंदर क्यों नहीं जमता? जैसे ही शरीर जो से बाहर खून आता है वैसे ही जमना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण है हेपेरिन। इसका कारण क्या है? हेपेरिन। तो हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम लोग थोड़ा सा उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि पोलियो के टीके की खोज, तो पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो याद रखेंगे पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। सब्जियों को अधिक देर तक पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो सब्जियों को अधिक देर तक पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कटी सब्जियों को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तभी भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी के द्वारा जो होने वाले प्रमुख रोग हैं, तो उनमें आपका क्वाशोरकर और मेनिस्मस रोग जो है ये प्रमुख है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोइट का प्रयोग होता है। जितने भी आप पैकिंग वाले फूड देखते हो अधिकतर उसमें सोडियम बेंजोइट जो है उसका प्रयोग किया जाता है उनको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, लंबे समय तक उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए। ठीक है, कुनैन कुनैन जो है मलेरिया में यूज की जाने वाली प्रमुख मेडिसिन है। तो कुनैन जो है किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कुनैन जो है वो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कुनैन जो है किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे जो स्वच्छ शहर है वो किसको घोषित किया गया है? इंदौर को। और इंदौर जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला निर्मल राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला निर्मल राज्य है सिक्किम। अब निर्मल राज्य का क्या मतलब हुआ? तो निर्मल राज्य का दर्जा उस राज्य को दिया गया है जहां पे 100% घरों में टॉयलेट का निर्माण हो चुका है। तो देश का वह पहला राज्य जहां पे 100% घरों में टॉयलेट का निर्माण हो चुका है वो राज्य है सिक्किम। तो इस वजह से ही सिक्किम को निर्मल राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछें कि भारत में प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला, प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला जो पहला राज्य है वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया भोजन स्वास्थ्य पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस आगे बनाते रहें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको इसके जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।